शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 देखेंगे। शेड्यूल 5 डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ दो चीज़ों का, पहला दो चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल, पहला शेड्यूल एरिया, शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब जो उस एरियाज़ में रहते हैं, दो लोग, शेड्यूल एरिया प्लस शेड्यूल ट्राइब जो उस एरिया में रहते हैं। तो शेड्यूल एरिया कहाँ कहाँ पर है? पूरे इंडिया में है एक्सेप्ट जहाँ पर शेड्यूल 6 है। तो ऐसी 4 स्टेट जहाँ पर शेड्यूल 6 है, AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, AMTM। अब इनके जगह को छोड़कर सारी जगह पे शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल 5 है, ठीक है। अब इसमें जो गवर्निंग बॉडी होती है तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बोलते हैं, TAC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अब शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में एक बड़ा अंतर ये है कि शेड्यूल 6 में जो ट्राइब्स हैं वो और ज़्यादा प्रिमिटिव नेचर की हैं, ठीक है, तो और शेड्यूल 5 में कम। तो शेड्यूल 6 में ज़्यादा कंट्रोल गवर्नर का है, स्टेट का, गवर्नर हुआ तो गवर्नर स्टेट का ही होता है, तो वो ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। और शेड्यूल 5 में सेंटर का ज़्यादा कंट्रोल है, शेड्यूल 5 में सेंटर का ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है। अब देखो कैसे कंट्रोल है, देखो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इन एरिया टू बी शेड्यूल एरिया, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है कि कोई एरिया शेड्यूल एरिया है कि नहीं है, पहली बात। प्रेसिडेंट ही उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकता है, काम ज़्यादा बढ़ा सकता है। कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर, वैसे भी अगर ये एरिया स्टेट में है तो कंसल्ट करने में क्या ही जा रहा है गवर्नर से, कंसल्ट करना एक जेनरिक कंसल्टेशन है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, एक कंसल्टेशन है, क्योंकि अब स्टेट में एरिया तो कंसल्टेशन कर लिया। प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, कौन करेगा? गवर्नर सबमिट रिपोर्ट एनुअली टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज। कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है शेड्यूल 5 के एरियाज में, प्रेसिडेंट को अल्टीमेट रिपोर्ट सेंड की जाएगी। सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, एक जनरिक सेंटेंस है, सेंटर डायरेक्शन किसी को दे सकता है, तो शेड्यूल 5 को दे दिया। प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है दो बड़ी चीज़ों में, पहला कि गवर्नर कैन डिक्लेयर एनी एक्ट ऑफ स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट। गवर्नर का है कोई भी स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट कोई एक्ट है वो अप्लाई होगा डायरेक्ट या विथ मॉडिफिकेशन, ये डिपेंड करता है, गवर्नर डिक्लेयर करेगा। और एसेंट चाहिए प्रेसिडेंट की। उसी तरह से गवर्नर कुछ रेगुलेशंस बनाता है विथ कंसल्टेशन ऑफ TAC, किस पे? पीस पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, लैंड अलॉटमेंट पे। इन चीज़ों में पीस, मनी लॉन्ड्रिंग, PML, पीस, मनी लॉन्ड्रिंग, लैंड अलॉटमेंट में गवर्नर कुछ कंसल्टेशन करके TAC से रेगुलेशंस करता है और प्रेसिडेंट को फाइनल असेंट देता है इन दोनों ही केस में। तो सभी चीज़ में देखो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया है, फिर क्लम ज़्यादा करना है, प्लस प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट चाहिए एनुअली, प्लस सेंटर डायरेक्शन देती है, प्लस प्रेसिडेंट एसेंट देता है गवर्नर को अगर वो कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता है सेंट्रल लॉज स्टेट लॉज में, या फिर वो रेगुलेशन करना चाहता है पीस, मनी लॉन्ड्रिंग, लैंड अलॉटमेंट में, तो भी सेंटर, तो भी प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए इन सब चीज़ों में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रेसिडेंट टू अपॉइंट कमिश्नर टू रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया। तो तो प्रेसिडेंट है एक कमिश्नर को भी अपॉइंट करता है, कमीशन अपॉइंट करता है, और वो इस एरिया में वेलफेयर ऑफ ST का भी देखते हैं, जो कमीशन रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है और वेलफेयर देखता है। ही कैन अपॉइंट एनी टाइम बाई बट कंपल्सरी आफ्टर 10 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट, किसी भी टाइम अपॉइंट कर सकता है, बट ये था कि 10 साल के पहले तो करना ही था, जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था तो अब तक 2 बार कर चुके हैं, 1960 में कर चुके हैं और 2002 में कर चुके हैं, ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC बोलते हैं, TAC ये शेड्यूल 5 में है, TAC शेड्यूल 5 में है। इसमें टोटल मेंबर देखो, शेड्यूल 5 मतलब 5, टोटल मेंबर 5 और 20, ठीक है। और शेड्यूल 5 मतलब तो 5 हो गया, और टोटल मेंबर कितने हैं? 20 मेंबर हैं, जिसमें तो 15 मेंबर ST MLA हैं। वैसे भी जो शेड्यूल ट्राइब में ज़्यादातर ST लोग होंगे, तो ST MLA कितने हैं? 20 में से 15 ST MLA हैं। ओके, अब शेड्यूल 6 देखते हैं। शेड्यूल 6 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया के बारे में बातें करते हैं। कौन सा ट्राइबल एरिया? AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, जिसमें 26 इलेक्टेड, 4 नॉमिनेटेड, और 4 जो नॉमिनेट होते हैं वो गवर्नर का प्लेजर रहता है उनमें, ठीक है। अब देखो 6 शेड्यूल में को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है कंपेयर देन 5th शेड्यूल के जो TAC रहता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, तो ज़्यादा ऑटोनॉमी रहती है। ये एक रूलिंग बॉडी है, जबकि TAC एक रिकमेंडेटरी बॉडी थी, जबकि ADC जो 6th शेड्यूल में बनती है वो एक रूलिंग बॉडी है। तो गवर्नर, इसमें गवर्नर पर ज़्यादा पावर रहती है, गवर्नर डिक्लेयर करता है एक एरिया को
ठीक है, कि वो ट्राइबल एरिया है कि नहीं, और वहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, अब एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कई सारे मतलब और भी ट्राइब्स हैं तो रीजन्स में बांट दिया जाता है, तो वहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है या फिर ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बनती है। अब ये रूलिंग बॉडी है तो इस पर हर तरह की पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी, जुडिशियल पावर भी, टैक्सेशन पावर भी, चार पावर है। ठीक है, अब गवर्नर का एसेंट लेकिन सब में चाहिए होता है, तो TAC एज ए रूलिंग बॉडी काम करेगी, सॉरी ADC ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज ए रूलिंग बॉडी काम करेगी, बट उसको गवर्नर से एसेंट चाहिए होगा। तो देखो इसमें कि जो रूलिंग बॉडी एरिया को एडमिनिस्टर करेगी, ठीक है, लॉज बनाएगी ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में लाइक लैंड, फॉरेस्ट, मैरिज, डाइवोर्स, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, इनहेरिटेंस। अब देखो मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ये तो पर्सनल लॉज हो गए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लैंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, एंड कैन मेक रेगुलेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेडिंग बाई नॉन ट्राइबल्स। तो इन सब में लॉज बना सकते हैं। ठीक है, अब ये लोग विलेज काउंसिल कोर्ट, ये विलेज काउंसिल या विलेज कोर्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो हाई कोर्ट का रहता है, मतलब हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में काम करती है और हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। हाँ, अब ये इम्पावर टू एक्सेस टैक्सेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यूज एंड इम्पोज सर्टेन स्पेसिफिक टैक्स। तो ये टैक्स कलेक्शन भी कर सकते हैं, कुछ टैक्स लगा भी सकते हैं। ठीक है, टैक्सेशन पावर इनके पास भी है। अब गवर्नर जो ADC है या ARC है इनको डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन, जो कमीशन फाउंड बाय हिम टू एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ADR और AR। ठीक है, अब इससे क्या है कि ये जो ये ADC है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, या ARC है, ये लोग को गवर्नर ने अपॉइंट किया है। इनका काम था रूलिंग बॉडी और हमारा वेलफेयर करना, ट्राइबल्स का, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना। अगर ये लोग सही से नहीं कर पाते हैं, एक जो गवर्नर होता है एक कमीशन अपॉइंट करता है ये देखने के लिए कैसा हो चल रहा है इसका मामला। अगर ये सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो गवर्नर को डिसॉल्व भी कर सकता है। राइट, समझ में आ गया? तो गवर्नर के पास हर तरह से पावर जाता है, और ये ADC गवर्नर के अंदर काम करती है, गवर्नर के लिए फाइनल रिपोर्ट करती है, और गवर्नर ही एसेंट देता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, अब देखो आगे 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में अब एक बड़ी बात आती है कि हु कैन डिक्लेयर दैट लॉज कैन नॉट अप्लाई और अप्लाई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। तो शेड्यूल 5 में है ये बात, गवर्नर डिक्लेयर करता है विद प्रेसिडेंट एसेंट ऑफ किसका मिलेगा? प्रेसिडेंट का। ठीक है, मतलब फाइनल एसेंट तो प्रेसिडेंट का मिलेगा, प्रेसिडेंट का। ठीक है, गवर्नर करता है, फाइनल एसेंट प्रेसिडेंट का मिलता है, तो प्रेसिडेंट की अल्टीमेट अथॉरिटी होगी 5th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल क्या होता है कि इसमें भी सेंटर और स्टेट, जो स्टेट के लॉज हैं उसको तो गवर्नर ही करेगा, सेंटर के जो लॉज हैं उसको गवर्नर आसाम में तो करेगा, लेकिन जो अदर थ्री है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसमें प्रेसिडेंट करेगा मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पेसा एक्ट अप्लाई होता है शेड्यूल एरिया में बट नॉट शेड्यूल, मतलब शेड्यूल 6 में पेसा अप्लाई नहीं होता, शेड्यूल 5 में अप्लाई होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो एक चीज़ याद रख लो, पावर ऑफ ADC एंड शेड्यूल 6, लेजिस्लेटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है। ठीक है, मैनेज स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट, रोड, ये सब चीज़, टैक्सेशन पावर भी है, टैक्स भी लगा सकते हैं। सर्टन कैन इम्पोज एंड कलेक्ट सर्टन टैक्सेस, दे ऑल्सो गेट ग्रांट फ्रॉम FCI, कंसोल फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब आते हैं पेसा पे। पेसा की फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। कौन से शेड्यूल एरिया? शेड्यूल 5 वाले एरिया से बात कर रहे हैं। पंचायत शेड्यूल जो पार्ट 9 है, डिड नॉट अप्लाई टू 5th शेड्यूल एरिया बट पार्लियामेंट कुड डू सो। मतलब जो 5th शेड्यूल है, जो पंचायत है वो 5वें शेड्यूल में अप्लाई नहीं होते हैं, बट पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया पेसा, उसके थ्रू अब जो मतलब पंचायत है वो शेड्यूल 5 में भी अप्लाई होंगे। ठीक है, पर्पज ऑफ पेसा क्या पर्पज है? जो 1996 में जो एक्ट है क्या पर्पज है? प्रोवाइड सेल्फ रूल, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, प्रिवेंट ट्राइबल का कस्टम प्रिवेंट करो, प्रिवेंट हायर पंचायत फ्रॉम एज्यूमिंग पावर ऑफ लोअर पंचायत। तो सेल्फ रूल, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, कस्टम्स को प्रिवेंट करना है, और प्रिवेंट करना हायर पंचायत फ्रॉम एज्यूमिंग पावर ऑफ लोअर पंचायत। ठीक है, अब देखो इसमें जो कई सारी जो बातें हैं उसमें एक टर्म आता है माइनर। ठीक है, तो माइनर वाटर बॉडीज़ भी है, माइनर मिनरल भी है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है। ठीक है, सब में माइनर है, कहीं मेजर नहीं है। ठीक है, या फिर एनी मिनरल नहीं, केवल माइनर, एनी वाटर बॉडी नहीं, केवल माइनर, एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं, केवल माइनर। ठीक है,
अब पेसा में आता है, पेसा एम्पावर्स ग्राम सभा एंड पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल विथ, ठीक है। पेसा के पास अब देखो क्या है, जो पंचायत के पास जो पावर होती है नॉर्मली, लेकिन जो जो पेसा एक्ट के थ्रू अब शेड्यूल 5 में जो पंचायत इंट्रोड्यूस की गई है उसमें ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा के पास ज़्यादा पावर है, राइट। नॉर्मल केस में पंचायत हैव मोर पावर, बट पेसा में ग्राम सभा हैव मोर पावर। ऑब्वियसली ग्राम सभा ज़्यादा पावर देंगे, क्योंकि हमें हमारा एम ही है कि पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी बढ़ाना है लोकल लेवल पे। क्या क्या पावर्स हैं, लाइक राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन इन लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन होगा तो मैंडेटरी कंसल्टेशन करना पड़ेगा, अगर एक्विजिशन हो या रिसेटलमेंट हो या रिहेबिलिटेशन हो, सभी में करना पड़ेगा। पंचायत फॉर मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज़, जो माइनर वाटर बॉडीज़ है उसको पंचायत मैनेज करेंगी। मैंडेटरी कंसल्टेशन है बाई ग्राम सभा और पंचायत फॉर प्रस्पेक्टिव लाइसेंसिंग, लीज फॉर माइंस एंड कंसेशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर मिनरल, ठीक है। जो इसमें जो प्रस्पेक्टिव लाइसेंस है उसको देने के लिए मैंडेटरी, या फिर कोई हम माइंस को लीज में दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम माइनर मिनरल का एक्सप्लोटेशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, इन सब में कंसल्टेशन जरूरी है पंचायत से या ग्राम सभा से, ठीक है। रेगुलेट स्केल कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट लिकर का सेल एंड कंजप्शन को रेगुलेट करते हैं ये लोग, ठीक है। ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस की ओनरशिप इनके पास होती है, ठीक है। मैनेज वाटर विलेज मार्केट, कंट्रोल ओवर मनी लैंडिंग टू एसटी, ठीक है। प्रिवेंट लैंड एलिनेशन एंड रिस्टोर एलिनेटेड लैंड टू एसटी एट ऑल लेवल, ये भी सभी लैंड एलिनेशन को बचाना है और जो लैंड एलिनेट हो चुकी है उनको रिस्टोर करना है, ठीक है। रिजर्वेशन देखो जैसे पंचायत में क्या होता है कि हमारा एससी और एसटी इनका क्या होता है पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन सबसे होता है, और वुमेन का क्या होता है 1/3। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पे ये शेड्यूल 5 का एरिया है, 5th शेड्यूल का एरिया है, तो इसमें बहुत ट्राइबल्स हैं। तो इसमें ये होता है कि जो भी ये पंचायत का गठन होगा उसमें नॉट लेस देन 50%, मतलब 50% उससे ज़्यादा ही लोग एसटी के होंगे, उनका रिजर्वेशन है, और चेयरमैन हमेशा ही एसटी का रहेगा एट ऑल लेवल, ठीक है। तो रिजर्वेशन सबको ही है, एससी एसटी वुमेन को है रिजर्वेशन, एससी एसटी वुमेन को रिजर्वेशन है, लेकिन एसटी को ज़्यादा है, 50% से कम नहीं होने चाहिए, प्लस एसटी का हमेशा चेयरमैन हो जाए एट ऑल लेवल, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल 5 टोटली ट्राइबल एरिया है ना। अब पेसा का जैसे इंट्रोडक्शन का लिखना हो तो पेसा एक्ट 1996 एज ए नेम सजेस्ट ए वे, स्टैट्यूटरी वे है टू एक्सटेंड पंचायत इन शेड्यूल एरिया, राइट। अब देखो एम क्या है, टू इन्वॉल्व पीपल of the area in development activities, that is democratic decentralization, while preserving the tradition, custom and of tribal communities। इनको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी करना है और ट्रेडिशन और कस्टम्स को भी बचाना है। मच ग्रेटर रोल टू ग्राम सभा अंडर पेसा, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट, इसमें एक बात है जो बहुत अच्छी है, स्टेट गवर्नमेंट जो है में नॉमिनेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी विच गॉट नो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे मान लो जो हमने ये कहा है कि ये जो बात है, मतलब पंचायत बनी, ठीक है, उसमें एससी एसटी का और वुमेन का रिजर्वेशन है, एसटी लेस देन 50% नहीं होने चाहिए, प्लस एसटी का चेयरमैन होगा ऑल एट ऑल लेवल पर। फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि कोई जो एसटी की कास्ट है वो रह गई रिप्रेजेंटेशन से, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं उन लोगों को जो जिनका जिस ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो पाया है, बट सच नॉमिनेशन कैन नॉट बी मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल इलेक्टेड मेंबर। ये जो नॉमिनेशन होगा वो जो टोटल इलेक्टेड मेंबर है उसके 1/10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें अगला और क्या रेगुलेशन करते हैं, जो ये ग्राम सभा या ग्राम पंचायत है, टू रेगुलेट ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग इन एरिया, टू इन्फोर्स द रेगुलेशन रूल ऑफ सेल्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, ये सारे वो करते हैं, ठीक है। शेड्यूल 5 का एरिया कहाँ पर है, हर जगह है एक्सेप्ट शेड्यूल 4 AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम छोड़ के हर जगह है, ठीक है। अब अगली बात आती है, आगे देखते हैं। इसमें देखें, देखो जो इनर लाइन परमिट है, ये हमारा निमोनिक है अरुणा मामी, अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, और ये कहाँ किस एक्ट के थ्रू आया है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1837 के अंदर आता है। ब्रिटिश मेड दिस लॉ टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश कॉमर्शियल इंटरेस्ट कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस, टू प्रोटेक्ट लोकल फ्रॉम आउटसाइडर, ये लोकल्स के लिए है, ठीक है। फॉरनर्स के लिए क्या है, ये जो इनर लाइन परमिट है केवल लोकल लोगों के लिए, अपने इंडियन लोगों के लिए। फॉरनर के लिए क्या है,
फॉरनर के लिए है नीड प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, इनको PAP लेना पड़ता है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है, ये स्टेट गवर्नमेंट ही देगी, ठीक है। मणिपुर में अभी अभी आया है इनर लाइन परमिट 2020 में, ठीक है। मेघालय में नहीं है ऐसा कुछ भी, मेघालय में बस एक एक्ट है जो कि इसी के जैसे है, बट ये नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। अब देखो पार्ट आर्टिकल 371 में 371 टू 371J, इन सब में क्या क्या है कि एक बात याद रखो, इन सब में मेघालय और त्रिपुरा नहीं है, ठीक है। मेघालय सारे ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, बस मेघालय त्रिपुरा नहीं है। ये एक कोई भी MCQ में ये एक बात आ जाएगी, मेघालय और त्रिपुरा नहीं है, याद रखो मेघालय और त्रिपुरा नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? मेघालय और त्रिपुरा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी 70 में क्या है? 70 में जम्मू कश्मीर है ये पूरा पूरा। 71 में महाराष्ट्र, गुजरात। 71 गड्डी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, ठीक है। तो केरल कौन नहीं? केरल, तमिलनाडु तो है नहीं, केरल नहीं है, सॉरी केरल नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, ठीक है। फिर ये ऊपर है, ये सब है। और फिर नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में भी कौन नहीं है? मेघालय, सॉरी मेघालय, त्रिपुरा नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। JNK में आते हैं। JNK इम्प्लीकेशन ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो इसमें कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे हैं। जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 में क्या हुआ, कुछ लैंग्वेज ऐड की गई। पहले जम्मू कश्मीर में इंग्लिश और उर्दू थी, अब टोटल 5 लैंग्वेज हो गई हैं, जिसमें काश्मीरी भी है, डोगरी भी है और हिंदी भी है, ठीक है। काश्मीरी, डोगरी, हिंदी। पहले क्या थी? इंग्लिश और उर्दू। अब क्या? लैंड परचेज के लिए है। JNK वॉज द ओनली स्टेट दैट प्रिवेंटेड परचेज ऑफ लैंड बाई आउटसाइडर, मतलब JNK ही कोई ऐसा था कि जहाँ पे ये था कि कोई लैंड बाहर से नहीं खरीद सकता है, ऐसा नहीं है। और भी कई स्टेट है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि आप बाहर से नहीं खरीद सकते, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सब में भी रिस्ट्रिक्शन थे, ठीक है। अब आता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से नहीं थी ये बाद में आई है, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आई है, ठीक है। तो जो इसको बोलते हैं अगर कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 350 का B। अब 350 का A क्या है? 350 का A है फैसिलिटीज़ फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, ठीक है। ये 350 का A है, ठीक है। अब ये जो इसमें हमारा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो कमिश्नर है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 350 का B, ठीक है। अच्छा ये बताओ, माइनॉरिटी में कौन कौन से लोग आते हैं? किस तरह की माइनॉरिटी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है? एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी करती है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी करती है, ठीक है। तो ये जो कमीशन अपॉइंट किया जाता है, इसका काम क्या होता है? फॉर सेफ गार्ड प्रोवाइडेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। क्वालिफिकेशन क्या है? टेन्योर, सैलरी, रिमूवल, ETC नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वालिफिकेशन या फिर टेन्योर, सैलरी सब कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। और हो भी क्यों भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन? बिकॉज ये आया ही कब है? 7th अमेंडमेंट एक्ट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं कभी। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाली बॉडी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आएगी ही आएगी, ठीक है। अब देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, देखते हैं टोटल 3 अमेंडमेंट हुए हैं, 21वां, 71वां और 52वां, ठीक है। टोटल 22 लैंग्वेज हैं। पहले वाले में 1 लैंग्वेज जोड़ी गई, दूसरे अमेंडमेंट में 3 जोड़ी गई, तीसरे वाले में 4 जोड़ी गई। अब ऐसे समझो, पहले तो समझो कि कौन कौन नहीं है। लद्दाख एक हमारी यूटी है, लेकिन लद्दाख नहीं है। हरियाणा यूटी है, हरियाणवी नहीं है। हरियाणा स्टेट है, हरियाणवी नहीं है। राजस्थान स्टेट है, राजस्थानी नहीं है। भोजपुरी बहुत प्रचलित है, गाना वाना खूब बनता है, लेकिन वो भी नहीं है। इंग्लिश, हमारी सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारा यूनियन की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। इंग्लिश हर जगह चलती भी है, इंग्लिश मीडियम चलती है, लेकिन इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ये बहुत सोचने की बात है। इंग्लिश नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज। लद्दाखी नहीं है, हरियाणवी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, इंग्लिश नहीं है। फिर है क्या क्या उसमें? कुछ इंटरेस्टिंग देखो, हिंदी तो है, देखो ठीक है, हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाई लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। उर्दू है, काश्मीरी, उर्दू और संस्कृत, अगर तीनों ही देखा जाए, मान लो ऐसे कश्मीर समझो की तरफ है कश्मीर,
तो कश्मीर में उर्दू बोलते हैं लोग, कश्मीरी बोलते हैं लोग, और कश्मीरी पंडित मान लो संस्कृत बोलते हैं। तो उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, ऐसा बस एकलौता देश है जिसके देश की हमारे यहाँ बोली जाती है नेपाली। ठीक है, अब देखो जो 21वें वाले में सिंधी आई थी, ठीक है, और जो सबसे लेटेस्ट है 4 लैंग्वेज उसमें BDSM, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। ये मणिपुरी नहीं है, ठीक है, मैथिली, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली ठाकुर, मैथिली, समझ में आया। अब 121 मदर टंग है, 22 आर इन 8 शेड्यूल्स। ठीक है, अब क्लासिकल लैंग्वेज बात करते हैं। सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज हमारी तमिल है। ठीक है, लेटेस्ट में आती है उड़िया, उड़िया। ठीक है, सेकंड नंबर पर संस्कृत है। टोटल 6 हैं, तमिल, फिर ऊपर संस्कृत, फिर नीचे के जो 4 स्टेट है ना वो कर लो पहले। केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, और उड़ीसा में उड़िया। 5 ही है, ऊपर संस्कृत। अब क्लासिकल लैंग्वेज जो 6 हैं उसमें संस्कृत इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज विच गॉट स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, राइट। सिंस 2004 फर्स्ट तमिल थे, लेटेस्ट उड़िया है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, 2 एनुअल अवार्ड्स मिलते हैं फॉर द स्कॉलर, और 150 से 200 साल की क्राइटेरिया क्या है, मतलब 1500 से 2000 साल पुरानी वैल्यूबल टेक्स्ट हो, ओरिजिनल टेक्स्ट हो, बारो नहीं की गई हो, और देयर में भी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन इट्स क्लासिकल एंड मॉडर्न फॉर्म। ठीक है, अब आगे आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात देखते हैं। नेशनल लैंग्वेज हमारी क्या है? नो नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। वैसे भी इन डाइवर्स स्टेट कंट्री है, कहाँ से नेशनल लैंग्वेज लाओगे? हिंदी नहीं है हमारी। ठीक है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की क्या है? हिंदी प्लस इंग्लिश। शुरुआत में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा था कि समझ लो पहले, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, जो हिंदी होगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ठीक है, और इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे हम 1965 तक। फिर पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड यूज ऑफ इंग्लिश बियॉन्ड 1965, राइट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बना, उसमें था इट एक्सटेंडेड यूज ऑफ इंग्लिश फॉर इनफाइनाइट टाइम, राइट। और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर फ्री टू डिसाइड। स्टेट की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ये स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो डिफाइन करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, ठीक है, ऑल प्रोसीडिंग एज वेल एज ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आर टू बी इंग्लिश में होगी जब तक कि पार्लियामेंट को, बट अदर लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी अलाउड बाई लॉ ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट कोई लॉ ना बनाए। सारी की सारी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की हो या हाई कोर्ट की इंग्लिश में होगी जब तक कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ ना बनाए। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने अभी तक, जो पार्लियामेंट हमारी है, पार्लियामेंट हैज़ नॉट मेड एनी लॉ प्रोविजन फॉर द यूज़ ऑफ हिंदी। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट ने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया है कि हम अब सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट ने, सॉरी एक मिनट रुकिए, ठीक है, समझना पहले कि ऑल प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की इंग्लिश में होगी जब तक कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ ना बनाए। लेकिन पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया, इसलिए लॉ नहीं बनाया कि हिंदी सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज होगी, इसलिए अभी भी एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट हियर ओनली दोज पिटिशंस और अपील इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में ही पिटिशन को और अपील को सुनता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात तो ये होगी। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे, ठीक है, अंटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज फॉलोइंग थिंग्स विल बी इन इंग्लिश। प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राइट। फिर ऑल टेक्स्ट, एक्ट, रूल, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर बाई लॉ ऑफ द सेंटर और स्टेट, ये सब इंग्लिश में होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि हिंदी यूज़ करो, तो सुप्रीम कोर्ट की सारी चीज़ इंग्लिश में ही होती है, मतलब पिटीशन और अपील इंग्लिश में ही होती है। अब हाई कोर्ट की बात है तो गवर्नर विद प्रेसिडेंट के कंसेंट से ऑथराइज यूज ऑफ एनी लैंग्वेज इन द प्रोसीडिंग, बट जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर इंग्लिश में ही होगा अंटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज। पार्लियामेंट ने बिना हाई कोर्ट के लिए कुछ बनाया ना सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ बनाया है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सारा इंग्लिश में ही है। लेकिन अगर देखो हाई कोर्ट की बात है तो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं आएगा, गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट के कंसेंट से ये कह सकता है कि अलाउ कर सकता है कि उसकी जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग हो वो अदर लैंग्वेज में हो जाए, पर जजमेंट, डिग्री और इंग्लिश अभी भी इंग्लिश में ही रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाएगी। और स्टेट लेजिस्लेचर कैन अथोराइज टू यूज एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश विद रिस्पेक्ट टू बिल, ऑर्डिनेंस। देखो बिल, ऑर्डिनेंस ये सब तो उसके मामले हैं, मतलब लेजिस्लेचर में होता है, बिल आता है, ऑर्डिनेंस आता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर चाहेगा तो
कोई दूसरी लैंग्वेज को ऑथराइज कर सकता है, बस उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में भी होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में भी होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल डायरेक्टिव क्या है, एग्रीव्ड पार्टी, एक डायरेक्टिव कुछ दिया गया था, एग्रीव्ड पार्टी कैन राइट इन एनी लैंग्वेज, एक डायरेक्टिव है। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट इन मदर टंग प्राइमरी स्टेज, ये क्या है 350 का ए, ठीक है। और प्रेसिडेंट अपॉइंट माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक ऑफिस, देखो ये क्या है, ये 350 का ए ही तो है, और ये क्या है, इस अपॉइंट माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक ऑफिस, ठीक है, 350 का बी ही तो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीजनल लैंग्वेज में क्या है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में अडॉप्ट एनी लैंग्वेज, एनी वन और मोर रीजनल लैंग्वेज और हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी है तो ये कौन बनाएगा, पार्लियामेंट थोड़ी बनाएगा, वो स्टेट अपना, स्टेट असेंबली अपना बनाएगी। स्टेट असेंबली में अडॉप्ट एनी वन और मोर रीजनल लैंग्वेज इन द स्टेट और हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज अंटिल इट इज़ डन इंग्लिश वुड कंटिन्यू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। जब तक स्टेट ऐसा कुछ बनाता नहीं कि कौन सी लैंग्वेज हमारी होगी अपनी रीजनल मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, तब वो इंग्लिश हमारा रहेगा, कंटिन्यू करेगा। अब केरल में देख लो, जैसे मलयालम है, गुजरात में हिंदी गुजराती है, नागालैंड में इंग्लिश है, JNK में उर्दू है, मेघालय में इंग्लिश है, गोवा में कोंकणी है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज नॉट लिमिटेड टू द लैंग्वेज मेंशन इन 8th शेड्यूल, ऐसा नहीं कि 22 शेड्यूल में से ही स्टेट असेंबली को सिलेक्ट करना है किसको हम अडॉप्ट करें रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज किसको हम अडॉप्ट करें, वो चाहे तो अदर लैंग्वेज को भी कर सकता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1936 में एंड 1963 में क्या था, कम्युनिकेशन बिटवीन सेंटर और नॉन हिंदी, सेंटर और नॉन हिंदी के बीच में क्या कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन होगा इंग्लिश में केवल होगा, सेंटर और नॉन हिंदी। और बिटवीन हिंदी नॉन हिंदी, हिंदी नॉन हिंदी में कैसे होगा, इफ़ हिंदी यूज़ मस्ट एकम्पनीड बाई इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट अगर कर रहे हैं तो हिंदी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको इंग्लिश में एकम्पनीड करना पड़ेगा, और सेंटर और नॉन हिंदी में इंग्लिश ओनली। अब इफ़ प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड दैट सब्सटेंशियल पॉपुलेशन डिज़ायर फॉर certain language as official language then he may direct that language shall also be recognized in that state। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि सब्सटेंशियल पॉपुलेशन चाहती है कि दूसरी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑन हिंदी, हिंदी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 333, आर्टिकल 333 में कहता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। और 351 में कहता है ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट हिंदी, ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट हिंदी 351 में कहता है। 350 में क्या कहता है, मदर टंग को प्रमोट करना है। 350 का बी में कहता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशंस के बारे में, ठीक है। इसको देखो, कमेटी ऑन पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 फर्स्ट इन 1976 फॉर द यूज़ ऑफ हिंदी एंड ऑफिशियल पर्पस इन यूनियन, इसमें फॉर द यूज़ ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस इन यूनियन इसके लिए बनाई गई थी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें 30 मेंबर होते हैं, जिसमें 20 तो लोकसभा के होंगे और 10 राज्यसभा के होंगे। चेयरमैन कौन रहेगा, यूनियन होम मिनिस्टर। ये एज पर कन्वेंशन है, कोई लॉ नहीं है कि होम मिनिस्टर रहेगा, कन्वेंशन में यही है कि होम मिनिस्टर को ही रखो, ठीक है। अब आगे देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट्स का सब्जेक्ट है, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एवरीथिंग जब स्टेट का सब्जेक्ट है तो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर ऑब्वियसली। अब आगे देखते हैं, जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हुआ था, उसमें 3 चीज़ जोड़ी गई। 97th वाले जो अमेंडमेंट एक्ट से 3 चीज़ जोड़ी गई। फंडामेंटल राइट क्या हुआ, फार्मिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर, देखो फार्मिंग कोऑपरेटिव्स इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। TPSP प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 43 का बी, और पार्ट 9B ये इसमें भी कोऑपरेटिव्स आता है, ठीक है। पार्ट 9 में आता है पंचायत, पार्ट 9 के ए में आएगा म्यूनसिपालिटी, पार्ट 9B में आएगा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9A म्यूनसिपालिटी, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोविजंस देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट का है तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर काम करेगा, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर 21 रहेंगे,
टर्म 5 साल का रहेगा। रिजर्वेशन क्या है, SC ST वुमेन तीनों का है। SC ST के लिए 1 सीट है, वुमेन के लिए 2 सीट है। को ऑप्टेड मेंबर क्या है, मोर देन 2, 2 ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 21 मेंबर के अलावा उनके पास राइट टू वोट नहीं रहेगा, और राइट दे आर नॉट एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज ऑफिस बियरर, राइट। सस्पेंशन, सुपरसेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट। तो बोर्ड कैन नॉट केप्ट सस्पेंडेड फॉर मोर देन 6 मंथ, शायद मैं ज़्यादा सब सस्पेंड नहीं कर सकते हो। और ऐसी कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी जिसमें कि ना कोई गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है, ना उसने कोई लोन दिया है, ना कोई असिस्टेंस दिया है, उन सबको आप सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब आता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, मतलब 6 महीने का अकाउंट मस्ट ऑडिटेड विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज जाता है, जैसे मार्च में क्लोज होगा, उसके 6 महीने के अंदर आपको ऑडिट करना ही पड़ेगा, और 1 साल में एक बार तो ऑडिट होना ही चाहिए, ठीक है। अब जो प्रोविजन फॉर पार्ट 9B ऑल्सो एप्लीकेबल हियर, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, ठीक है। मल्टी स्टेट मतलब 2-3 स्टेट के मिल के कोऑपरेटिव बनती है, उसमें जो भी कुछ प्रोविजंस होते हैं वो मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ जहाँ भी स्टेट असेंबली की बात होती है वहाँ वहाँ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, जहाँ जहाँ स्टेट एक्ट बनते हैं वहाँ वहाँ सेंट्रल एक्ट बनेंगे, जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है वहाँ वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाएगा, ठीक है। प्रोविजंस फॉर UT, प्रोविजंस फॉर पार्ट 9B ऑल्सो एप्लीकेबल हियर, बट प्रेसिडेंट में डायरेक्ट चेंजेस। UT के लिए बात आई तो प्रेसिडेंट में डायरेक्ट चेंजेस, ठीक है, प्रेसिडेंट। अब कॉर्पोरेट सोसाइटी की जो बात आई थी, कुछ नया अमेंडमेंट आया था। कॉर्पोरेट सोसाइटी अंदर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये जो फॉर्म की गई उसके अंदर कॉर्पोरेट सोसाइटी आती है, के बारे में बातें होती हैं। पर पहले क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है। सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। पूरा का पूरा एक्ट नहीं स्ट्रक डाउन किया है, कुछ प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन किया है। क्यों किया है? पहली बात, कोऑपरेटिव्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट, सही बात है। दूसरा बात, जो 97th अमेंडमेंट 2011 आया था, वो जब पास किया गया विदाउट रेटिफिकेशन ऑफ हाफ द सब्जेक्ट, तुम स्टेट पे लॉ बना रहे हो और आधे स्टेट से रेटिफिकेशन नहीं करा रहे हो, इसलिए इसे को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। तो लेकिन ये जो एक्ट, जो मतलब ये अमेंडमेंट हुआ, ये अभी भी एप्लीकेबल है। इट कंटिन्यूज टू अप्लाई टू मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी, उन सारे केवल एक और मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी पे एप्लीकेबल है अब, ठीक है। पार्ट 9 का B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑपरेटिव। जो पार्ट 9 का B है, जिसमें हम कॉर्पोरेट सोसाइटी की बातें करते हैं, वो अभी भी ऑपरेटिव है, ओनली इन सो फार एज इट कंसर्न मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोथ विद इन द वेरियस स्टेट्स एंड UT। देखो, वेरियस स्टेट्स मतलब किस तरह स्टेट में काम कर रहे हैं तो मल्टी स्टेट वाला हो गया, और UT के अंदर काम कर रहा है, तो इन दोनों केस में अभी भी एप्लीकेबल है, ठीक है।